नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 29 नवंबर संडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पेज पर एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट है, पेज 2 पर राशि भविष्य, तो ये दो काम के नहीं। फिर हम पहुँचे पेज 3 या जिसे अब कहे हम फ्रंट पेज, वहाँ सिर्फ एक खबर काम की है। आज से 6 साल पहले भारत, श्रीलंका, मालदीव्स के बीच एक ट्राइलेटरल समिट हुई थी, त्रिपक्षीय वार्तालाप। वहाँ पर सिर्फ एक ही बात हुई थी कि हमने मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ख्याल रखना है, मतलब समंदर से अपना जो जहाज़ जा रहा है उसको कोई लूट नहीं ले, ध्यान रखें। अब 6 साल बाद जब वापस समिट हुई है, ऑनलाइन समिट, वहाँ पर उन्होंने और बहुत सारे नए मुद्दों पर चर्चा करी, जैसे टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग, आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी। यानी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत इन देश श्रीलंका, मालदीव्स के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है इन सब मुद्दों पर। तो इंटरनेशनल रिलेशन के किसी आंसर में कहीं लिखने की ज़रूरत पड़े तो एक मुद्दा हमारे पास हो गया। उसके अलावा तो वही सब फार्मर प्रोटेस्ट, जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पोल्स, कोरोना, ये सब की बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। फिर आए पेज 4, तो वो अनुसंधान में जारी है, काम का नहीं। पेज 5 में भी कुछ काम का नहीं। पेज 6 में स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। हालांकि वहाँ गुजरात के किसी कॉलेज में एक ट्रेड कंसल्टेंट ने कुछ भाषण दिया, उसके बारे में चर्चा है। वहाँ से हमको कुछ नए मुद्दे जानने को मिलते हैं कि चाइनीज़ गुड्स को हम जब प्रतिबंध लगाते हैं कि स्वदेशी करना है और चीन से हमने लड़ना है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। उन्होंने बताया भारत की बैंकों से अगर आप लोन ले, कोई बिजनेस लोन, हो सकता है 12%, 15%, 18% या उससे भी ज़्यादा ब्याज मांग सकते हैं। जबकि चीन की बैंकों से अगर आप कर्जा ले तो 4% में ही वो दे देते हैं। कोरोना में उन्होंने लोन बहुत सस्ते कर दिए हैं ताकि वापस उनकी इकोनॉमी खड़ी हो जाए। भारत में लोन इतने सस्ते कर नहीं सकते कि 4% पे बैंक वाले आपको लोन दे, क्योंकि ऐसा होगा तो बैंक अपने डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, यानी सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट वालों को जो लोन देता है, माफ़ कीजिएगा, जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, हो सकता है वो 2%, 3% कर दे, क्योंकि वो खुद लोन 4% पे घुमा रहा है तो डिपॉजिट के ऊपर तो बहुत कम ही ब्याज देगा। तो फिर ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है कि पब्लिक फिर सरकार को गालियाँ देना शुरू करेगी, हमें बचत पर अच्छा ब्याज नहीं मिल रहा। तो ये सारे मुद्दों पर भी सोचने की ज़रूरत है, क्या हम उनके जैसा कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमने उनके जितना ग्रो करना है, इतने लोन सस्ते करने पड़ेंगे। दूसरा, चाइना में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। यानी आपको अगर कोई थर्मल पावर प्लांट बनाना है, उसमें जो भी टरबाइन, बॉयलर और जो भी मशीन्स चाहिए होंगे, उनकी कंपनियां 10-11 महीने में आपको सप्लाई कर सकती। जबकि भारत में अगर आपने थर्मल पावर प्लांट बनाना है और उसमें जितने मशीन्स चाहिए वो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी कोई सरकारी कंपनी से आप ऑर्डर दें, मुझे मशीन चाहिए, वो करीब करीब 6 साल लगा देते हैं वो पूरा डेवलप करके आपको बना कर देने में। सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, डाइंग, केमिकल, सिरामिक इंडस्ट्री। कोई भी उत्पादन करने के लिए जो आपको मशीनरी चाहिए, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कैपिटल गुड्स, वो भारत के अंदर अच्छे से डेवलप नहीं होता। तो अगर हम ये कहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर चीन से आने वाले सभी सामान पर प्रतिबंध डालना है, तो ये सारे कैपिटल गुड्स का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो नए स्पेयर पार्ट, मशीनरी वगैरह चाहिए, मिल नहीं पाएंगे। आगे पेज 7, स्टेट स्पेसिफिक, कुछ काम का नहीं। पेज 8 में एक खबर है, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल, जो भारत में आयोजन हो रहा है और पहली बार ऐसा ये फेस्टिवल ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन ये कुछ काम का नहीं, क्योंकि इसको जो आयोजन कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो सबसे बड़ा प्राइज़ है वो भी हार्डली 20,000, 50,000 के प्राइज़ हैं। तो ये कोई इतनी ज़ोरदार चीज़ नहीं कि हमें MCQ में याद करनी पड़े। और अगर पूछ भी ले तो क्या जवाब, मतलब वो उल्टा करके पूछें, यूनिसेफ ने किया है, WWF ने किया, भाई कोई बड़ी संस्था ने नहीं किया, वरना वो इतना 20,000, 50,000 का सस्ता इनाम नहीं रखते। खैर, पेज 8 पर और दूसरी समाचारों में, आप जानते हैं कोरोना के चलते कॉलेज बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये सेमिस्टर एग्ज़ाम ख़त्म करने के लिए IIT में कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन उनके प्रोफेसरों ने पाया कि कैसे विद्यार्थी इसमें बहुत चीटिंग करते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं जिसमें तुरंत वो जवाब के सॉल्यूशन डाल लेते हैं, कहीं पर कागज़ और बुक में कुछ चिपका के रखते हैं। इन्होंने रिमोट प्रॉक्टरिंग सिस्टम की कोशिश की, यानी जब आप घर से बैठ के ये ऑनलाइन MCQ टिक कर रहे हो या कीबोर्ड पे जवाब टाइप कर रहे हो तो आपका वेबकैम चालू हो और वो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करे।
लेकिन विद्यार्थियों ने उसके भी हल निकाले, क्योंकि वेबकैम आपको सामने से देखता है तो कैमरा के फील्ड ऑफ व्यू के बाहर आपने कोई किताब या कुछ आईपैड लगा के रखा होगा और उसमें से चोरी करो, पकड़ना मुश्किल है। इन सब से लड़े कैसे, अलग अलग वो उसके सॉल्यूशन के बारे में इस पेज 8 पर चर्चा है। यहाँ पर यह भी पाया गया कि अमेरिका के बड़े बड़े कॉलेज में ऑनर कोड होता है। ऑनर कोड यानी कुछ नियम, विद्यार्थी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कोई चीटिंग नहीं करूँगा। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी पनिशमेंट बहुत 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 सीवियर होती है कि उसको कोर्स से हमेशा के लिए हटा देंगे और फिर कभी उसको कॉलेज में घुसने नहीं देंगे। जबकि भारत में चोरी करते पकड़ा जाए तो हो सकता है 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में सस्पेंड करे, इसलिए इतना खौफ नहीं है। तो विद्यार्थियों में खौफ लाने की ज़रूरत है। ये पेज 8 पर एक और हमें एथिक्स के लिए केस स्टडी मिलती है। मुद्दा ये था, राजस्थान में एक लड़के ने एक लड़की की मोलेस्टेशन, छेड़खानी करने की कोशिश की और लड़की के फैमिली ने उस लड़के को ही वॉज फोर्स्ड टू ईट फीसिस, मल खाने पर मजबूर किया, वो उसकी सज़ा। तो पुलिस ने अब ये लड़के को भी अरेस्ट किया और फैमिली वालों को भी अरेस्ट किया कि आपने जो किया वो विजिलेंटिज्म, कानून को अपने हाथ में लेना, किसी आदमी को आपने मल खिलाया और वो। तो प्रश्न इधर से ये होता है, जो आज से थोड़े दिन पहले भी ऐसी एक केस स्टडी हमने देखी थी कि नाबालिग लड़की पर एक व्यक्ति ने बलात्कार किया तो लड़की के बाप ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। तो भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेना, विजिलेंटिज्म करना, पर्टिकुलरली इन द केसेस इन्वॉल्विंग वीमेन, इसको कम करने के लिए क्या करें कि लोगों में पुलिस पर विश्वास बैठे वगैरह। ये केस स्टडी का मुद्दा सोचिए। देन पेज 9 पर समाचार ये है, उत्तर प्रदेश गवर्नर ने लव जिहाद के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस था उसको अनुमति दी है। और उसके बाद में कर्नाटक में क्या मैकेनिज़्म है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश क्या बोल रहे हैं, वो सब लिखा है। आप ऊपर ऊपर से देखें तो आपको कुछ मुद्दे रटे रटाए इसमें से मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ तक लव जिहाद की बात है कि जो वो कह रहे हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को बहकाकर उनसे शादी करते हैं, उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी कानून में प्रावधान है। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसका सेक्शन 366 कहता है कि महिला के साथ इस प्रकार से उसको कोर्सिंग इनटू मैरिज, बहला फुसलाकर या धमकाकर शादी करवाना, वो भी दंडनीय अपराध है। फिर एक पॉस्को, POSCO, पॉस्को एक्ट है, जो नाबालिग बच्चों के साथ जो भी जातीय व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, उससे लड़ने के लिए है। फिर देयर इज़ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जहाँ पर कुछ ऐसी बात है, मैरिज इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन एडल्ट, तो किसी नाबालिग लड़की को भगा के ले जाए वो भी वहाँ पर सज़ा की और गलती ये सब निकाल सकते हैं। देन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जहाँ पर इंटरफेथ कपल, मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, ऐसे जब आंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन और डाइवोर्स के रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये मतलब लीगल सेफगार्ड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। और उसके सामने आर्टिकल 21 में लाइफ लिबर्टी की बात है, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वातंत्र्य की बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार की खुद की कुछ योजना है कि जहाँ पर इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज करने पर 50-50 हज़ार रुपये का कपल को स्कीम में लाभ दिया जाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ काउंटर में चल रही है। दैट इज़ द जिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। खैर, ऐसा एक आध बार आप तैयार कर लें, फिर जो उसको पूछना हो इधर ही उधर घूम के यही सब बातें आएंगी। पेज 10, रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में फिर कुछ समाचार होते हैं स्पेशल। तो इस बार लिखा है कि कैसे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत के जो सिपाही तैनात हैं वो उनको सर्दी में कौन कौन से वार्म ग्लोव्स और मशीन गन कौन सी रखते हैं वगैरह, लेकिन इतना सब अपने लिए काम का नहीं। पेज 11, कॉलम्स में रविवार को चिदम्बरम अपनी कॉलम में कुछ इकोनॉमी की बात करते हैं। हालांकि स्वाभाविक है वो बीजेपी के खिलाफ ही लिखेंगे, लेकिन फिर भी जानने लायक कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं उन्होंने। आत्मनिर्भर भारत पैकेज मोदी सरकार ने अनाउंस किया, जहां पर आइडिया ये है कि RBI अपना CRR रेपो रेट कम करे। भारत सरकार ने टैक्स में कुछ रियायतें दी है, EPFO में रियायतें दी, गरीबों को सस्ता अनाज राशन मिले, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये वो करके ढेर सारा पैसा डालेंगे। सो आइडिया इज़ जनता के हाथ में पैसा आए, वो उससे शॉपिंग करे, डिमांड बढ़े और इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाए। लेकिन ये पाया गया कि इकोनॉमी में अभी अंडर हीटिंग का प्रॉब्लम है। हीटिंग मतलब आप विजुलाइज करें कि आपने स्टव चालू किया, उस पर आपने कुछ बर्तन रखा, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी गर्म होना चाहिए उतना नहीं हो पाए, क्योंकि आपने जो आंच रखी है वो या तो धीमी है या उसकी गर्मी अपने बर्तन तक पहुंच नहीं रही है। सिमिलर प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग हियर।
कि सरकार ने ये आरबीआई ने लोन सस्ते करवाने की कोशिश करी, सरकार ने ये बहुत सारा पैसा खर्च करने की कोशिश की कि लोग शॉपिंग करें, लेकिन असल में डिस्पाइट ऑल दी स्टिमुलस डिमांड अपनी बढ़ नहीं रही है, यानी ये पैकेज के अंदर कुछ खामियां हैं। सेकंड, अगर ये पैकेज बहुत सक्सेसफुल रह जाए कि हम आत्मनिर्भर स्वनिर्भर हो जाएं, बाहर से कोई चीज़ हमको इंपोर्ट नहीं करनी पड़े, तो फिर ये हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, जिससे करंट अकाउंट में सरप्लस होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें करंट कैपिटल अकाउंट थियरी आपको आई होप पता है। करंट अकाउंट में जब सरप्लस होता है तो आप जानते हैं अल्टीमेटली अपना भारत का रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब जो ₹1, मान लीजिए $1 ₹70 में बिक रहा है, हो सकता है $1 ₹40 में बिकना शुरू हो जाए। इससे पेट्रोल डीजल शायद सस्ते हो जाएं, लेकिन ये अपने एक्सपोर्ट्स के लिए ख़राब होगा, क्योंकि फॉरेनर्स फिर ये सोचेंगे भारत से चाय खरीदते बहुत महंगी लगती है उनको, क्योंकि $1 का ₹40, तो वो केन्या या इथियोपिया या श्रीलंका से कुछ खरीदना, क्योंकि किलोग्राम के हिसाब से शायद उनको उधर अच्छा लगे। सो अल्टीमेटली इससे भारत में जॉब लॉस, एक्सपोर्ट फॉल डाउन, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये इंपोर्ट बैन करे ऐसी जो बात चलती है, इट मे रिजल्ट इनटू ऑटार्की। ऑटार्की मतलब ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी की जहाँ पर हम हर चीज़ में, जो गांधी जी ने कहा, ऐसा स्वनिर्भर होने की कोशिश करें ना, अल्टीमेटली वी बिकम अ क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई रिलेशन नहीं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब कोई रिलेशन नहीं, अपनी इकोनॉमी अपने ही अंदर बंद रह जाए। तो फिर ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के चलते अपनी इकोनॉमी में मदद मिलती है, वो सब बंद हो जाएगी, और फिर 4.5% इकोनॉमिक ग्रोथ लाना भी मुश्किल हो जाएगा, जबकि हमारा टारगेट $5 ट्रिलियन जीडीपी वगैरह, मतलब दिस थिंग्स आर डिफ़िकल्ट। यानी आत्मनिर्भर और ये सब बातें मुश्किल हैं। इसके अलावा ये पेज 11 पर बाकी कॉलम कोई खास काम की नहीं। एक कॉलम कुछ ऐसी है कि अगर हम झुग्गी झोपड़ियों का एनालिसिस करें तो पता चले वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग दलित हैं, लेकिन ये कॉलम में उन्होंने सिर्फ डेटा दिया, जो एग्ज़ाम के लिए हमको काम के मुद्दे लिखने चाहिए वो बहुत कम है। फिर एक लहर काला उन्होंने कॉलम लिखा है कि कैसे लोगों को अपना वज़न कम करने की हमेशा चिंता होती है, लेकिन फिर ये हमें हमारी बॉडी से खुश रहना चाहिए, लेकिन कोई ख़ास मज़ेदार चीज़ नहीं उसमें। पेज 12 पर भी सब वन लाइनर टाइप की चीज़ें, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, आपको पता है उसका दूसरी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है या आपकी कंपनी का नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो आप पहले से उसके शेयर्स खरीद लें, क्योंकि आपको पता है ऐसे न्यूज़ के बाद अचानक शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, उसको बेच के मैं बहुत पैसा कमा लूँ। तो ऐसा जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, यानी बेदिया लेन देन, तो एनडीटीवी ग्रुप न्यूज़ समाचार वाले, उसके बॉस प्रणय रॉय, उन्होंने ऐसा कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग किया था जो सेबी के नियमों के हिसाब से इलीगल है, तो उन पर कुछ सज़ा की गई है। कह रहे तो वन लाइनर इनसाइडर ट्रेडिंग, काम खत्म। फिर असल में कांड क्या हुआ था वो तैयार नहीं करना। ईपीएफओ सिस्टम क्या है? मजदूर के सैलरी से कुछ पैसा कट होगा, उसके बॉस अपने पॉकेट से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, और ऐसा करके 24% जाएगा ईपीएफओ में, और फिर मजदूर को उसमें से प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलता है। अब जब पेंशन लेना है तो हर साल नवंबर महीने में आपने ईपीएफओ को, मजदूर ने साबित करना होगा कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझको पेंशन दो। तो ये नवंबर महीने में करना होता है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते लोग ये कर नहीं पाएंगे, तो ईपीएफओ ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड करके फरवरी तक ले गए हैं। हमारी आईएएस एग्ज़ाम में इतना सब काम का नहीं, लेकिन अगर आप ईपीएफओ की खुद की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, फिर कि ये डेडलाइन नवंबर की थी लेकिन फरवरी में ले गए हैं। दूसरी समाचारों में, आप लैंडलाइन से मोबाइल पे फ़ोन करेंगे तो उस पर नंबर के आगे 0 लगाना होगा, ताकि नंबर अलॉटमेंट में और बेहतरी हो सके, लेकिन ये सब कुछ इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। जीएसटी आने पर राज्य सरकार बोलने लगी, हमको पहले वैल्यू एडेड टैक्स वैट में बहुत इनकम होती थी, जीएसटी में कम इनकम होगी तो हमारा नुकसान हो, उसकी सरकार भरपाई करे, जिसके लिए केंद्र सरकार जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लग्जरी आइटम्स पर लेती थी। क्योंकि कोरोना है तो ये सब कॉम्पेंसेशन सेस में आमदनी कम है, भारत सरकार इनको दे नहीं पाती थी, तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए थे। उसमें एक ऑप्शन कुछ था और फिर उसमें और बॉल बाय बॉल कमेंट्री चली। अल्टीमेटली केंद्र सरकार बाजार से पैसा बोरो करेगी और बैक टू बैक लोन के स्वरूप में राज्यों को दे देगी, और राज्यों को कुछ और रियायतें दी गई कि आप और एक्स्ट्रा बोरो करो, आपकी फिजिकल डेफिसिट में नहीं गिनेंगे। तो वो सब जो बॉल बाय बॉल पीपुड़ी चलती रहती थी, उसमें पंजाब ने बोला कि हमको भी ये ऑप्शन 1 मंजूर है और हमको पैसा दो। ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं। अगले साल बजट इकोनॉमिक सर्वे के बाद मैं एक फ्री सीरीज़ लॉन्च करूँगा जिसका नाम होगा Win21 CSP सीरीज़। उसमें ऐसे सारी सब चीज़ों एक साथ कवर हो जाएंगी।
पेज 30 इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ खास काम का नहीं, इधर उधर की चटपटी खबरें हैं कि ईरान ने कसम खाई है कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल वालों ने मार दिया तो हम उसका बदला लेंगे। फिर ब्रेग्जिट यानी यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम वो बाहर हो गया, ये बात तो जनवरी फरवरी में ही हुई थी और उसके बाद 11 महीने का उनका ट्रांजिशन पीरियड था जब उन्होंने सब सेटल कर लेना था। तो अब मतलब ये नवंबर दिसंबर तक सब सेटल हो जाना चाहिए, तो उसके बाद उन दोनों के रिश्ते क्या होंगे। यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन आपस में कुछ ट्रेड डील करना चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इतना टैक्स लगे वगैरह, जो जनवरी अगले साल से लागू होगा। उसकी सब बातचीत वापस शुरू हुई लेकिन बॉल बाय बॉल कुछ काम का नहीं। इंग्लैंड ने वैक्सीन के लिए एक अलग से वैक्सीन मिनिस्टर अपॉइंट किया है। खैर WHO वो कुछ अपनी पीपुड़ी बजा रहा है, कुछ काम का नहीं। फिर हम चले, सो दिस वॉज पेज 13। पेज 14 ऑनवर्ड सब संडे की जो लाइफस्टाइल टाइप की समाचार होते हैं उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखने लायक हैं। बुक्स इन न्यूज़, एक तो बुक आपको पता होनी चाहिए वो बुकर प्राइज़ किसको मिला। दूसरी बुक पता होनी चाहिए, बैरक ओबामा ने अपनी एक नई बुक निकाली है ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो ये नाम भी याद होना चाहिए। तीसरी बुक है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह, उनकी बुक आई है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। मतलब वो उन्होंने IAS की जो नौकरी करी और इधर उधर जो दूसरे काम किए उसके बारे में उन्होंने सब स्मरण लिखे हैं। सो दोज आर द थिंग्स। इसके अलावा पेज 16 पर एक कॉलम आज अच्छी है। कुछ साल पहले UPSC ने GS पेपर फॉर एनवायरमेंटल एथिक्स की बात की थी, उसके बारे में प्रश्न पूछा था। इसी को यहाँ पर उसका जवाब अब जाके इधर मुझे दिखता है। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है कि हम जितना मनुष्य के साथ जितना नीतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए तो पर्यावरण और जानवरों के साथ भी इतना नीतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हालांकि हम पाते हैं कि हमारे बच्चे कुत्ता देखा सीधा पत्थर मारना शुरू करो और कुछ सांप देखा लकड़ी मारना शुरू करो। आपको अगर कोई स्पाइडर दिख गया, कुछ कॉकरोच दिख गया, उसको सीधा बूट से मारने की कोशिश करो। फिर जो हाथी हैं उसको मतलब सलाम कैसे करते हैं ऐसा सिखाओ जू में। और शार्क दिखे तो उसको तो सीधा मार ही देना चाहिए, क्योंकि हम जो फिल्में देखते हैं ऐसे में सब की शार्क मतलब वो तो हमको मारी जाएगी, खाई जाएगी। सो दीज आर नॉट द वे टू रेज द चिल्ड्रन। अगर हम चाहते हैं तो हमने उन सभी स्पीसीज़ का सम्मान करना चाहिए, उनको और उनके बच्चों को, जानवर को और उनके बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना वो हमला करेंगे। और आजकल ये बहुत सारे टेलीविज़न शो आते हैं जैसे वो मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स, कि वो जंगल में जाता है और फिर वो खुद से ही ऐसी कोशिश करता है कि उसको सांप काट ले और फिर उसको मार के वो खा जाता है। सो दिस टाइप ऑफ शोज़ आर नॉट एनकरेजिंग कि बच्चों पर उसके बुरा असर हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स हो तो हमने उनको सही से पहले बच्चों को रेज करना चाहिए। तो पेज 16 पर ये कॉलम रंजीत लाल की आप पढ़ें, अच्छा लिखा है उन्होंने। पेज 17 पर NK सिंह की जो किताब आई पोर्ट्रेट ऑफ पावर, तो उसके बाद वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन मतलब उनमें अगर वो इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात की होगी तो कल परसों दूसरा एक कॉलम इस पे लिखा जाएगा, तो तब देख लेना, इसको पूरा आज पढ़ने का फ़ायदा नहीं। पेज 18 स्पोर्ट्स में कुछ नया। सो दिस वाज द न्यूज़पेपर फॉर संडे।